क्या कहा? तुझे वो गैर बिरादरी की लड़की शिवानी पसंद है? देख शिवम, मैंने तुझे पहले भी समझाया है, एक बार फिर समझा देती हूँ। मैं अपनी रसोई को ऐसे ही किसी फालतू लड़की के स्पर्श से अशुद्ध नहीं करने वाली। अपनी बिरादरी में शादी करने में ऐसी क्या समस्या है तुझे? ऐसा तो कुछ है नहीं कि अपनी बिरादरी में अच्छी सुंदर सुशील या पढ़ी लिखी लड़कियां नहीं है। तुम एक बार हाँ तो बोलो, मैं लाइन लगा दूंगी तुम्हारे लिए लड़कियों की। माँ, मुझे लड़कियों की लाइन नहीं लगवानी है। मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। शादी तो मैं शिवानी से ही करूँगा। उसके गुण दोष सब मैं पहले ही समझ चुका हूँ। अब आपकी किसी भी बात से मेरा विचार नहीं बदलने वाला। शादी मैं सिर्फ शिवानी से ही करूँगा। बेहतर होगा कि आप भी इस सच को स्वीकार कर लें। सच को स्वीकार करेगी मेरी ज्योति? देख बेटा, इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम हमारे इकलौते बेटे हो तो हम तुम्हारी गलत और सही सारी बातें मानते चले जाएंगे। मैंने जीवन भर ये घर अपने उसूल और आदर्शों से चलाया है, और अब इस उम्र में आकर भी मैं अपने उसूल आदर्श के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करने वाली। तुम कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने शिवानी से शादी करी तो तुम्हें यह घर छोड़कर जाना होगा। उस लड़की को मैं अपने घर में बहू बनाकर नहीं ला सकती। अरे बहू बनाना तो एक बार का छोड़ भी दूं, लेकिन उसके कदम मेरी रसोई में पड़े, ये बात मुझे कतई बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है माँ, अगर आपने अपना फैसला सुना दिया है तो मैं भी आपको अपने फैसले के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं शादी तो शिवानी से ही करूँगा, फिर चाहे मुझे ये घर छोड़ना ही क्यों ना पड़े। मैं आपकी धमकियों से दबाव में नहीं आने वाला। दोनों माँ बेटे में शादी की बात को लेकर काफी तनातनी हो गई थी। अंत में शिवम शिवानी से शादी कर लेता है और वे दोनों एक किराए का मकान ढूंढकर उसमें रहने लगते हैं। देखो शिवम, मेरे ही कारण तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से दूर होना पड़ा। मुझे इस बात को सोचकर बहुत तकलीफ होती है। अरे तुम अपने आप को दोष देना बंद करो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। फिक्र मत करो, आज नहीं तो कल मम्मी पापा का गुस्सा शांत हो जाएगा और फिर वो लोग हमारे पास दौड़े चले आएंगे। अरे मैं इकलौता बेटा हूँ उनका, आखिर कितने दिन मुझसे अलग रहेंगे। धीरे धीरे शिवम और शिवानी की शादी को तकरीबन 6 महीने होने आए थे, लेकिन इस बीच एक बार भी शिवम के माँ बाप का कोई फ़ोन या मैसेज नहीं आया था। एक दिन शिवानी के माँ उससे मिलने आती है। मम्मी आप बैठो ज़रा, मैं आपके लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतज़ाम करती हूँ। कुछ देर बाद, अरे पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की। रसोई का दरवाज़ा भी अंदर से बंद है। समझ में नहीं आता, ऐसे ही रसोई का दरवाज़ा अंदर से बंद करके ये लड़की गई कहाँ। शिवानी बेटा कहाँ रह गई? अरे मम्मी आप बैठिए, मैं बस अभी आई, आपके लिए नाश्ता बना रही हूँ। अरे बेटा मुझे पता है तुझे कुकिंग करना ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मेरे लिए फॉर्मेलिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाय के साथ 2 बिस्किट निकाल ला, उसी से काम चल जाएगा। अरे मम्मी, अब यहाँ पर अगर मैं हर रोज़ इतना कुछ बना सकती हूँ तो अपनी माँ के लिए थोड़े से पकौड़े नहीं उतार सकती? इतना कहकर शिवानी फिर से रसोई में जाती है और पूरे 10 मिनट के बाद ट्रे में चाय और पकौड़े लेकर अपनी माँ के सामने आती है। कहते सुना था लोगों से कि शादी के बाद लड़कियाँ सयानी हो जाती हैं, घर गृहस्थी सीख जाती हैं। आज मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि ये मेरी वही शिवानी है जिससे अगर पानी भी गर्म करने को कह दो ना तो अपनी दादी नानी याद आने लगती थी। मम्मी छोड़ो ना वो सब पुरानी बातें, तब मैं बच्ची थी, अब मेरी शादी हो गई है। कब तक बचपना करती रहूँगी? शादी के बाद तो जिम्मेदारियाँ संभालनी ही पड़ती है ना। हाय हाय, नज़र ना लग जाए मेरी बच्ची को किसी की। कितनी समझदार हो गई है मेरी बच्ची, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। सच बताऊं, जब तेरी शादी हो रही थी ना तो मुझे सबसे ज़्यादा इसी बात की चिंता थी कि पता नहीं अपने ससुराल में जाकर तू क्या गुल खिलाएगी। तेरे पापा तो हमेशा ही मुझे इस बात को लेकर ताना देते थे कि देखना कल को कहीं ससुराल में जाकर नाक ना कटा दे ये हमारी। लेकिन बेटा तूने तो सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया। सच में मन प्रसन्न हो गया मेरा तेरे यहाँ आकर। देखो मम्मी, अभी खाली पकौड़े खाने से काम नहीं चलेगा। आप आए हो ना तो अब 2-4 दिन रुक कर ही जाओ। मेरे हाथ के व्यंजन खाकर बताओ तो सही कि तुम्हारी बेटी ढंग से खाना बनाना सीख गई है या नहीं। अब देखो, शादी के बाद यहाँ पर मेरी सास या ननद तो है नहीं मुझे सिखाने के लिए। बस मैंने अपने आप ही सीखा है जो कुछ भी सीखा है। आप रुको ना मम्मी 2-3 दिन, मुझे अच्छा लगेगा। बेटी के बार बार कहने पर शिवानी की माँ पूनम उसके यहाँ 3 दिन के लिए रुकने को तैयार हो जाती है।
अगले 3 दिनों में शिवानी अपनी माँ को एक से बढ़कर एक व्यंजन बना बना कर खिलाती है, जिससे उसकी माँ अपनी बेटी शिवानी से बहुत इम्प्रेस हो जाती है। बेटा शिवानी देखो, अब तुमने इतना बढ़िया खाना बनाना सीख लिया है, तो ऐसा करो अपने सास ससुर को कुछ दिन के लिए यहीं बुला लो। अरे कहते हैं ससुराल वालों के दिलों का रास्ता ना पेट से होकर गुजरता है। जिस बहू के हाथ में इतना स्वाद हो, उससे सास ससुर ज़्यादा दिन तक नाराज़ नहीं रह सकते। मैंने और शिवम ने लव मैरिज की है और शिवम के मम्मी पापा को ये बात कतई पसंद नहीं। अब मेरे अंदर चाहे जितने भी गुण हो, उनके लिए उन गुणों का कोई मतलब नहीं है। शिवम की मम्मी तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती है। अरे बेटा ऐसा क्यों सोचती है? वक्त जो होता है ना हर जख्म को भर देता है। तो अपनी तरफ से एक बार और कोशिश करके देख, उन्हें प्रेम से यहाँ बुला, फिर देख कैसे वो तुम्हारे प्रेम से बुलाने पर दौड़े चले आते हैं। बेटा माँ बाप मन से कभी भी ना अपने बच्चों से दूर नहीं होते, वो तो पल भर की नाराज़गी होती है जो कब की दूर हो गई होगी। अब तो वो बस इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब तुम दोनों माफ़ी मांगो और वो तुम्हें आकर अपने गले से लगा ले। माँ की बात सुनकर शिवानी सोच लेती है कि वो एक बार फिर से अपनी सास को फ़ोन करेगी और उनसे माफ़ी मांगेगी। शिवानी की माँ के जाने के बाद शिवानी अपनी सास उर्मिला को फ़ोन लगाती है। मम्मी जी, आप चाहती थी ना कि शादी के बाद मैं अपनी शक्ल आपको ना दिखाऊं। आपकी बात का मान रखने के लिए मैंने और शिवम, हम दोनों ने आपका घर छोड़ दिया और किराए पर जाकर अपनी गृहस्थी सजाने लगे। और पिछले 6 महीनों में पैसे जोड़ने के बाद हम दोनों ने एक छोटा सा फ्लैट खरीद लिया है। आप और बाबूजी आकर कुछ दिन हमारे साथ रहिए ना। अगर आप हमारे साथ आकर रहेंगे ना तो शिवम और मुझे बहुत खुशी होगी। अगर हो सके तो हमारी गलतियों को माफ़ कर दीजिए ना मम्मी जी। बहू के प्यार से बुलाने पर उर्मिला उसे मना नहीं कर पाती और अगले ही सप्ताह अपने पति नीरज को लेकर वो बहू शिवानी के यहाँ पहुँच जाती है, चाय पानी पीने के बाद। बहू एक बात बता, ये किचन का दरवाज़ा तू हमेशा अंदर से बंद क्यों रखती है भाई? ऐसे किचन बंद करके खाना बनाने वाली बहू तो हम पहली बार देख रहे हैं। बल्कि खाना बनाते समय तो लोग किचन की खिड़की दरवाजे खोल दिया करते हैं ताकि धुआं और मिर्ची घर से बाहर निकल जाए, और तुम हो कि रसोई को बंद करके खाना बनाती हो। तुम्हारा ये गणित हमारी समझ से बाहर है। ज़रा हमें भी थोड़ा समझाने की कोशिश करो। मम्मी जी, वो क्या है ना, अगर किचन का दरवाज़ा खोलकर काम करो तो हॉल का पंखा सारा तेल और घी खींच लेता है, जिससे 2-4 दिन में ही हॉल और पंखा सब बहुत गंदा हो जाता है। इसीलिए मैंने ये हल निकाला है कि मैं हमेशा दरवाज़ा बंद करके ही खाना बनाऊंगी। बड़ी अजीब लड़की हो तुम। दरवाज़ा बंद करके ये लोग नहाते हैं, खाना बनाने में इतना पर्दा करने की क्या ज़रूरत है? अरे चलने दो ना, जैसा चल रहा है। और गंदा हो भी जाता है तो क्या हुआ, सफाई कर दिया करो। घर के पंखे और दीवारें ज़्यादा ज़रूरी है या तुम्हारे फेफड़े हैं? इतना धुआं भर जाएगा तो तुम्हें नुकसान नहीं करेगा क्या? अरे मम्मी जी, आप चिंता मत करिए, मुझे आदत हो गई है। अब मुझे धुएं से कोई दिक्कत नहीं होती। आप बताइए आज डिनर में क्या खाएंगी, मैं आप लोगों के लिए वही बना देती हूँ। अरे नहीं बेटा, अब कई दिन से तुम रोज़ ही कुछ ना कुछ व्यंजन बना बना कर खिला रही हो। देखो ना, आधा दिन तो तुम्हारा रसोई में बीत जाता है। सुबह भी 3-4 घंटे तुम रसोई बंद करके अंदर खाना बनाती रहती हो, फिर दोपहर में और इसी तरह रात में भी। अरे हम कोई इतने भुक्खड़ नहीं है कि दिन के 8 घंटे बहू से खाना ही बनवाते रहे। बेटा कोई ज़रूरत ना है, तुम ऐसा करो रात के लिए दाल चावल बना दो। आप क्यों चिंता कर रही हैं मम्मी जी, जब मुझे बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप परेशान मत होइए। आप ये बताइए क्या खाएंगी, मैं बना देती हूँ। और परिवार के लिए खाना बनाने में समस्या कैसी? ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं आप लोगों को अपने हाथ से बनाकर कुछ खिला पिला रही हूँ। अगर ऐसी बात है बेटा तो तू आज डिनर में लच्छा पराठा बना ले, काफ़ी दिनों से खाया नहीं है। और भाग्यवान, तुमने फिर ऐसे डिश का नाम बता दिया है जिसे बनाने में बहू को घंटों लग जाएंगे। कोई सीधी सादी चीज़ नहीं बता सकती थी? अरे नहीं बाबूजी, मैं बनाऊंगी ना, आप लोग आराम करिए, मैं तैयारी करती हूँ। अरे चल बेटा, मैं भी तेरे साथ रसोई में तेरी मदद कर देती हूँ। तू अकेले ही काम में लगी रहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तेरा तो पूरा पूरा दिन रसोई में बीत जाता है। नहीं 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 नहीं, मैं आपसे काम कराऊं? इतनी बुरी बहू नहीं हूँ मैं। मेरे होते हुए आप भला रसोई में जाकर काम क्यों करेंगी? और वैसे भी गांव में तो आप सारा काम अकेले ही करती हो, यहाँ पर तो आप बस मुझे सेवा का मौका दीजिए। बहू की मीठी मीठी बातें सुनने के बाद उर्मिला बहू की बात मान जाती है और उसके बाद शिवानी रसोई में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। बहू के जाने के बाद एक बात बताइए जी, धुआं तो तभी होगा ना जब बहू पराठे सेकेगी,
अभी तो वो तैयारी कर रही होगी, तो तैयारी करते समय रसोई का दरवाजा अंदर से बंद करने का क्या मतलब है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता इस बहू का। और आपने एक चीज पर गौर किया, बहू के कमरे का दरवाजा रसोई में खुलता है। हाँ भाग्यवान, ये बात तो मैं भी सोच रहा था। अरे लोग टॉयलेट बाथरूम का दरवाज़ा कमरे में से निकालते हैं तो वो समझ में भी आता है, लेकिन इन लोगों ने तो रसोई का दरवाज़ा अपने कमरे में खोल रखा है। अब आजकल के ज़माने के बच्चे ना हमारी तो समझ से बाहर है, क्या सोचते हैं ये। अरे शिवम बेटा, एक बात तो बता, ये रसोई का दरवाजा अपने कमरे में क्यों खुलवा रखा है तुमने? मैंने तो ऐसा नक्शा पहली बार देखा है कि किसी के कमरे का दरवाजा रसोई में मिलता हो जाकर। कोई खास वजह है क्या इसकी? अरे मम्मी, खास वजह क्या है? आपकी बहू का कहना है कि औरतों का आधा दिन रसोई में ही जाता है, तो दिन में 10 बार कमरे से रसोई में जाने की बजाय अगर कमरे का दरवाज़ा रसोई में खोल दिया जाए तो उसका थोड़ा समय बच जाएगा और वो बीच बीच में जाकर कोई और काम भी कर सकती है। और आपकी बहू ने जिद की तो मैंने एक दरवाज़ा बनवा दिया कमरे और रसोई के बीच में। अच्छा चलो, ये भी ठीक है, बहू ने दिमाग तो ठीक ही लगाया है। अब औरतों को दिन भर 100 तरह के काम रहते हैं। अब खाना बनाने के बीच में जो थोड़ा बहुत समय बचता है उसमें बहू जाकर अपने 2-4 काम निपटा ही लेती होगी। अपनी बहू की सूझबूझ से उर्मिला बहुत खुश थी। 2 घंटे तक दरवाज़ा बंद करके रसोई में रहने के बाद आखिरकार रात को 8:30 बजे शिवानी रसोई का दरवाज़ा खोलती है और खाने का कैसरोल लेकर डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है। माँ जी, बाबूजी, आइए सब लोग, खाना तैयार हो गया है। बहू के बुलाने पर उर्मिला और उसका पति खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती हैं। मैं ना तुम्हें पहले बताना ही भूल गई, पराठे के साथ मुझे चाय बहुत पसंद है। अगर 1 कप चाय मिल जाती ना तो मज़ा ही आ जाता। सास की बात सुनकर बहू शिवानी उठकर रसोई में जाने लगती है। इतनी गर्मी हो रही है, 2 घंटे से बेचारी दरवाज़ा बंद करके रसोई में गर्मी में खाना बना रही है। ऐसा कर शिवम, जा तू थोड़ा पानी चढ़ा दे, और खाना बहू ने बनाया है, चाय तो तू बना ही सकता है। माँ की बात सुनकर शिवम हैरानी से अपनी पत्नी का मुंह देखने लगता है। अरे ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि बीवी ही खाना और चाय नाश्ता बनाएगी? अरे भाई, तुम भी बना सकते हो कभी कभी, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बहू, इसे ना ज्यादा सिर पर चढ़ाने की जरूरत ना है, थोड़ा बहुत काम कराया कर। ये आदमी है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ डाइनिंग टेबल पर बैठकर हुक्म चलाएंगे और हम औरतें अपनी आधी जिंदगी रसोई में बिता देंगी। अरे मम्मी, आप भी ना बात को कहाँ से कहाँ खींच कर ले गए। अरे मैं लाता हूँ ना चाय बनाकर। शिवम चुपचाप उठकर रसोई में जाता है और चाय बनाने लगता है। पराठे खाते खाते अचानक ही उर्मिला को खांसी आने लगती है। अरे माँ जी, क्या हुआ? रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे बहुत तू बैठ, मैं खुद जाकर ले लूंगी। अरे इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूं मैं कि अपनी जगह से हिल डुल ना पाऊं। उर्मिला जाकर रसोई में पानी पीने लगती है। तभी उसकी नज़र रसोई पर पड़ती है। रसोई एकदम साफ सुथरी चमक रही थी। रसोई की हालत देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अभी कुछ देर पहले यहाँ खाना बना है। तभी उसकी नज़र किचन के प्लेटफॉर्म पर रखे हुए एक प्लास्टिक बैग पर पड़ती है। अरे बेटा, बाहर से कुछ मंगाया है क्या? ये देख तो, मनीषा पराठे वाली के नाम से ये प्लास्टिक बैग रखा हुआ है। माँ की बात सुनकर शिवम घबराकर इधर उधर देखने लगता है। बेटे की शक्ल पर बजे 12 उर्मिला को अब सारी कहानी बता रहे थे। अच्छा, अब समझ में आया कि रसोई को देखकर ऐसा क्यों लग रहा था कि यहाँ पर तो कुछ बना ही नहीं है। और मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि तेरी बीवी ने आलू के पराठे बनाए, लेकिन आलू में सीटी लगने की आवाज़ तो आई नहीं। अरे भैया, अब ऐसी भी कौन सी ट्रिक है कि किचन में खाना बन जाए और ज़रा से भी आवाज़ बाहर ना आए? इसका मतलब बहू ने ये पराठे बाहर से मंगा कर हमारे सामने रख दिए और 2 घंटे से किचन का दरवाज़ा बंद करके ऐसा ड्रामा किया कि बेचारी कितनी मेहनत से पराठे बना रही है। क्या ठीक कहा ना मैंने? अरे नहीं मम्मी, आप गलत समझ रही हो। ये पराठे आपकी बहू ने अपने हाथ से बनाए हैं। अच्छा, तेरी बीवी ने बनाया है ये पराठे? सच बोल जरा। शिवानी को रसोई में बुला, देख अभी दूध का दूध और पानी का पानी करती हूं मैं। शिवम हकलाते हुए अपनी पत्नी शिवानी को आवाज लगाता है। शिवानी! अरे क्या हो गया? आप तो आराम से खाना भी नहीं खाने देते। आ रही हूं ना मैं। शिवानी रसोई में आती है। शिवानी, मैंने ही शिवम को तुझे यहाँ बुलाने के लिए कहा था। अच्छा ये तो बता ज़रा, जो तूने अभी पराठे बनाकर खिलाए हैं उसमें क्या क्या डाला है? क्या मतलब? अरे बेटा, मतलब रेसिपी बता दे मुझे। अरे कितने स्वादिष्ट बना है,
आज तक ऐसे पराठे तो मैं बनाना सीख ही नहीं पाई, तो सोचा बहू से ही पूछ लेती हूँ। मेरा मतलब है वो मैंने अब ये वो क्या कर रही है? तुझे क्या लगता है कि तेरी सास इतनी बेवकूफ़ है? मुझे पता नहीं चलेगा कि तू बाजार से मंगाकर पराठे खिला रही है हमें? अरे बेटा, अगर तुझे नहीं आता बनाना तो साफ साफ कह देती, ये बाजार से मंगाकर हमें खिलाने का क्या तुक हुआ भला? और हम तो पहले ही कह रहे थे कि कुछ मत बनाओ, चुपचाप दाल चावल बना लो, लेकिन तुम्हें वो भी स्वीकार नहीं था। अरे मैंने इसको बोला था कि मम्मी दाल चावल खाने के लिए कह रही है, मैं फटाफट बना देता हूँ, लेकिन यही लगी हुई थी, नहीं कुछ स्पेशल कुछ स्पेशल। स्पेशल स्पेशल के चक्कर में आपने ऐसी डिश का नाम ले लिया जो मुझे बनाना नहीं आता था, इसलिए मजबूरी में खाना बाहर से ऑर्डर करना पड़ा। बेटी की बात सुनकर अपने सास की आंखें हैरानी से खुली रह गई थी। क्या दाल चावल भी तू ही बनाने वाला था? वो भी ये नहीं बनाती? अरे तुझे कुछ बनाना आता भी है कि नहीं? अरे मम्मी, अब आप सब कुछ जान ही गई हो तो साफ साफ सुन लो, आपकी बहू को ना एक गिलास पानी भी उबालना नहीं आता। ये जो 5 दिन से 36 तरह के व्यंजन खा रही हो ना आप, वो सब आपके बेटे ने बनाकर खिलाया आपको। और ये रसोई के अंदर दरवाज़ा लगवाने का लॉजिक भी यही है कि आपकी बहू जाकर बिस्तर पर आराम करती है और कमरे से रसोई में जाकर रसोई का सारा काम मैं करता हूँ। हाँ, बेटी की बात सुनकर अब तो उर्मिला ने अपना माथा पीट लिया था। आप ही कह रही थी ना, पतियों को ज़्यादा सिर पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती, किचन में खड़े होकर खाना ये लोग भी बना सकते हैं। तो अब आप ऐसे एक्सप्रेशंस क्यों दे रही हैं जैसे आपको इस बात से बहुत परेशानी है कि आपका बेटा रसोई में खाना बनाता है? अरे क्या फ़र्क पड़ता है माँ जी, खाना मैं बनाऊँ या आपका बेटा बनाए? आपको तो अच्छा अच्छा खाना खाने से मतलब होना चाहिए ना। अच्छा आप ये बताओ, पराठे के साथ चटनी लेंगी? ये ना बहुत अच्छी चटनी बनाते हैं। शिवम, ऐसा करो ना, पुदीने वाली चटनी बनाकर खिला दो, मम्मी का मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। हाँ, बहू की बात सुनकर उर्मिला बेचारी हैरानी से आंखें फाड़े बेटे और बहू को देख रही थी, और बेटा शिवम खड़ा बगले झांक रहा था। प्रीति अपनी सास रेखा के साथ बैठकर चाय पी रही थी। तभी अनुज नाम का लड़का आता है और प्रीति को देखकर कहता है, ओए मोटी, तू तो पतली हो गई। अनुज तो यहाँ कितने दिनों बाद मिल रहा है, कैसा है तू, कब आया? आने से पहले तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? अरे अरे बस भी कर, एक ही बार में कितने सवाल करेगी। चल कोई बात नहीं, सवाल कर लिया है तो मैं जवाब दे ही देता हूँ। मैं बहुत ठीक हूँ। हाँ, बहुत दिनों बाद मिल रहा है, शायद तेरी शादी के बाद ही। मैं यहाँ आज ही आया हूँ, तुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर बता देता तो तेरा ये रिएक्शन देखने को कहाँ मिलता। अच्छा किया तू आ गया, शादी क्या हुई, सब कुछ बदल गया। अब तो दूसरे शहर में रहती हूँ, जब मायके जाती हूँ तभी मिल पाती हूँ सबसे। तभी तो मैं यहाँ तुझसे मिलने आ गया। तू यहाँ मुझसे मिलने आया है? वैसे आया तो मैं यहाँ अपने काम से ही हूँ, लेकिन अब जब तक मैं यहाँ रहूँगा तेरे घर ही रहूँगा। तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है ना मेरे यहाँ रुकने से? नहीं यार, मुझे कैसे दिक्कत होगी, मैं तो बल्कि बहुत खुश हूँ कि तू अब कुछ दिन यहाँ मेरे साथ रहेगा। बहू, मैं भी यहाँ पर हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? और कौन है ये? माँ जी, ये मेरे मायके का घर है ना, वहीं पड़ोस में रहता था। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। इतने दिनों बाद मिली हूँ तो मैं तो भूल ही गई सब कुछ। अच्छा, तो ये तेरे मायके का दोस्त है? जी माँ जी। वैसे माँ जी, आपको तो कोई परेशानी नहीं है ना अगर अनुज यहाँ कुछ दिन रहे? वैसे दीपक अनुज के बारे में जानते हैं और बात भी करते रहते हैं ये दोनों आपस में। अरे नहीं नहीं बहू, भला मुझे क्यों दिक्कत होगी? और जब तेरे पति को सब पता ही है तो मैं क्यों ही कुछ बोलूं? अच्छा बहू, तेरे मायके का दोस्त तो कब से यहाँ आया हुआ है? तुझे अपने दोस्त को चाय पानी नहीं पिलाना क्या, या फिर बस बातों से ही पेट भरेगी? अरे हाँ अनुज, तुम यहीं रुको, मैं अब भी तुम्हारे लिए चाय पानी लाती हूँ। ठीक है, तब तक मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर बहुत सारी बातें करेंगे। फिर मुझे तुम्हें कुछ बताना भी है। प्रीति चाय बनाने लग जाती है। बाद में अनुज और प्रीति काफ़ी बातें करते हैं। रात का खाना सब लोग खाते हैं। फिर रेखा दीपक अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और प्रीति और अनुज सोफे पर बातें करने लगते हैं। तुझे पता है, मैं ना बहुत खुश हूँ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में, लेकिन वो दिन भी ना बहुत याद आते हैं जब किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी, जब मन करे कहीं भी चले जाते थे। ये तो बिल्कुल सही कहा। अब तो मेरी भी शादी होने वाली है, इसलिए सही नौकरी मिल जाए यही देख रहा हूँ। होमवर्क की टेंशन लेते लेते कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला ना। अनुज और प्रीति काफ़ी बातें करते हैं और बात करते करते उन्हें समय का पता ही नहीं चलता।
रात के 1 बजे रेखा की आंख खुलती है और उसे बात करने की आवाज़ आती है। ये इतनी रात को कौन बात कर रहा है? कहीं घर में चोर तो नहीं आ गए? रेखा अपने कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसकी बहू अपने मायके के दोस्त के साथ बातें कर रही है। ये देखकर रेखा को काफ़ी चिढ़ होती है। ये जब से बहू के मायके का दोस्त आया है तब से तो बहू को किसी चीज़ का कोई होश ही नहीं है, उसी में घुसी रहती है। इतनी रात हो रही है, यह नहीं कि अपने पति की सेवा करे, नहीं बस अपने मायके के दोस्त से बातें करनी है इसे। रेखा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था बहू को अपने मायके के दोस्त के साथ बातें करते हुए देखकर। वो तुरंत बाहर आती है और कहती है, बहू कुछ ज्यादा ही जरूरी बातें हो रही है क्या? हैं? कहीं मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं माँ जी, वो तो हम पुरानी बातों को याद कर रहे थे, आपने हमें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। वैसे माँ जी आप सोई नहीं अब तक, कुछ चाहिए था क्या? चलो अच्छा हुआ मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन तुम दोनों ने जरूर डिस्टर्ब कर दिया है। अरे रात के 1 बजे है और तुम दोनों की बातें ही खत्म नहीं हो रही। ऐसी भी कौन सी जरूरी बातें हो रही है? हैं? सोना नहीं है क्या, या फिर ऐसे ही बातें करते रहना है? क्या 1 बज गया? हमारे साथ ना ऐसा ही होता है, हम जब भी बातें करने बैठते हैं टाइम का पता ही नहीं चलता। अब भी देखो 1 बज गया और पता भी नहीं चला। लेकिन अब तो पता चल गया ना, तो मेहरबानी करके सो जाओ। जी माँ जी अभी सो जाते हैं। रेखा के बोलने के बाद दोनों सोने चले जाते हैं। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। अनुज और प्रीति को आपस में हर वक्त बातें करते हुए देखकर रेखा का खून जलता रहता। एक दिन रेखा अनुज से कहती है, और बताओ बहू के मायके वाले दोस्त, काम ठीक चल रहा है? जी आंटी जी सब ठीक है। वैसे काफ़ी दिन हो गए ना तुम्हें यहाँ आए हुए, जाने का कब का प्लान है? मेरा मतलब है कि टिकट करवा ली होगी ना वापसी की, कब की है टिकट? नहीं आंटी जी टिकट नहीं करवाई, अभी तो मैं कुछ दिन और यहाँ रहूँगा। कैसा बेशर्म है, सामने से पूछ रही हूँ लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे ही एक बार सुबह सुबह प्रीति रसोई में खाना बना रही थी तो अनुज भी पीछे पीछे रसोई में ही चला जाता है और वहाँ भी दोनों बातें करते रहते हैं। रेखा जब चाय लेने रसोई में जाती है और वहाँ भी उन दोनों को साथ में देखती है तो बोल पड़ती है, क्या बात है बहू, तेरे मायके वाला दोस्त तो तेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। अब ये क्या तेरे साथ रोटी भी बनाएगा? क्यों नहीं आंटी, अरे आंटी आपको पता नहीं, मैं ना हर चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, मुझे रोटी बनानी आती है। प्रीति से तो अच्छी रोटी बनाता हूँ मैं। माँ जी आप ना अनुज से जीत ही नहीं सकती, ये बातों में भी शहनशाह है और काम तो है ही ऐसे कि कोई इसके आसपास भी भटक नहीं सकता। तुम दोनों पहले भी ऐसे ही बातें करते रहते थे क्या? माँ जी पहले तो इससे भी ज्यादा बातें करते रहते थे। मेरी माँ तो खुद हम दोनों से परेशान थी, कितनी गहरी दोस्ती है हमारी। प्रीति की बातें सुनकर तो रेखा गुस्से से तिल मिलाती हुई अपने बेटे के पास जाती है। बेटा तुझे बहू के मायके वाला दोस्त कैसा लगता है? मेरा मतलब है कुछ ज्यादा ही बहू से बात नहीं कर रहा? अरे समझ रही हूँ कि बचपन का दोस्त है, लेकिन और कोई काम नहीं है क्या इसके पास? सही है माँ अनुज, मैं मिल चुका हूँ उससे, अब उसका यहाँ काम है तो काम तो करेगा ही ना। अच्छा काम से आया है, लेकिन मुझे तो लगता नहीं कि कोई काम करता है। वो तो बस बहू के साथ ही हर वक्त बात करता रहता है, काम करने की फुर्सत कहाँ है उसे? माँ वर्क फ्रॉम होम भी तो होता है ना, अनुज वर्क फ्रॉम होम कर रहा होगा। देख बेटा तुम मुझे गलत मत समझियो, लेकिन मुझे बहू का मायके वाला दोस्त कुछ ठीक नहीं लगता। अरे हर वक्त बहू से बातें करता रहता है, बहू के पीछे पीछे लगा रहता है। अब तू ही बता, बहू कमारी तो है नहीं, शादीशुदा है, ये सब अच्छा लगता है क्या? आप भी ना कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे प्रीति पर पूरा भरोसा है और मैं अनुज को भी अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मुझे तो इन सब में कोई दिक्कत नहीं लगती। दीपक इतना बोलकर अपने ऑफिस चला जाता है। मेरे बेटे को तो ना कुछ दिखाई दे रहा है और ना ही कोई फर्क पड़ रहा है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। बहू के मायके वाले दोस्त, अब देख तू। रेखा तुरंत अपनी सहेली के घर जाती है और उसकी बेटी जूही को अपने घर ले आती है, जिसकी शादी नहीं हुई थी। अरे माँ जी ये कौन है? अरे बहू ये मेरी सहेली की बेटी है। वो क्या है ना, मेरी सहेली कुछ दिन के लिए गांव गई है तो मैं जूही को अपने घर ले आई। बहुत अच्छा किया, इतनी सुंदर लड़की को अकेली छोड़ना भी नहीं चाहिए घर में। अनुज क्या बोल रहे हो तुम?
अरे मेरा मतलब है अकेले रहना अच्छा नहीं लगता ना। प्रीति जाओ ना, जूही के लिए कुछ खाने को लेकर आओ ना, तब तक मैं जूही को कंपनी देता हूँ। अनुज क्या है ये, लड़की देखी नहीं कि नीयत फिसली। तुम इस लड़की के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड से काम करवाओगे, मुझे इग्नोर करोगे? तुम बोल रहे हो क्या तुम इतनी दूर मेरे शहर मुझसे बात करने आए हो? क्या यार प्रीति, कितनी प्यारी लड़की है जूही, और तो और सिंगल भी है। तुम अब अपनी टांग मत अड़ाओ ना यार। वैसे काफ़ी अच्छी दिखती हो। आप भी काफ़ी अच्छी लगती हो। मेरा नाम अनुज है, पूना में रहता हूँ। ये मेरी बचपन की दोस्त है प्रीति। अच्छा, मैं भी सोच रही थी कि कभी पूना जाऊं, लेकिन माँ जाने ही नहीं देती। बोलती है वो अनजान शहर है, वहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए मुझे। अरे अनजान कैसे, मैं हूं ना। आप जब मन हो तब आओ, मैं घुमाऊंगा अपने शहर में आपको। मेरी बहन और माँ के साथ रहता हूँ मैं, कहो तो माँ से भी मिलवा दूंगा। माँ से मिलाने की इतनी भी क्या जल्दी है, पहले आपसे दोस्ती तो हो जाए। जी जी बिल्कुल, आपसे तो कौन ही पागल दोस्ती करना नहीं चाहेगा। मुझे नहीं पता था कि मेरा प्लान इतनी जल्दी काम करेगा। चलो अच्छा ही है, कम से कम मेरी बहू से तो पीछा छूटा। अब करे जूही से बात। अनुज जिसे जूही काफी अच्छी लगने लगी थी, इसलिए अब वो जूही से ही बात करता रहता है और कुछ दिनों बाद वापस अपने शहर चला जाता है। दीपक की बीवी की बहुत ही जल्दी मृत्यु हो जाती है, लेकिन अपने पीछे वो प्यारी सी बेटी दिशा को छोड़ जाती है, जो बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी। दीपक जब भी दिशा को देखता, अपनी बीवी को याद करता। वो अपनी बेटी का पालन पोषण ठीक से कर रहा था। देख बेटा, कब तक बीवी को याद करके रोता रहेगा। अरे मोह लगाने आई थी, मोह लगा कर चली गई। अब ये मासूम बच्ची को भी तो देखना है ना बेटा। तो देख तो रहा हूं माँ, उसकी निशानी है ये, बिल्कुल उसके जैसी। इसे तो मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, इसी के लिए तो जी रहा हूं मैं। अरे लेकिन बेटा, तू तो सारा दिन दफ्तर जाता है, मैं भी कब तक इसे देख पाऊंगी। बूढ़ी हड्डियों में दम नहीं है बेटा। तो क्या करूं माँ, नौकरी भी तो नहीं छोड़ सकता। अब कोई काम वाली ले भी आता हूं तो पता नहीं वो देखेगी कि नहीं। अरे तभी तो कह रही हूँ बेटा, दूसरी शादी कर ले। नई माँ इसे माँ का प्यार तो देगी ना, और वैसे भी जीवन की गाड़ी चलाने के लिए स्त्री और पुरुष का साथ होना जरूरी होता है। अरे कैसी बात कर रही हो माँ, किसी और से शादी करने का तो मैं सोच भी नहीं सकता। शादी एक ही बार होती है, और वैसे भी दिशा के लिए मैं सौतेली माँ तो कभी भी नहीं लेकर आऊंगा। लेकिन माँ मानती नहीं। क्या बात है चाची, क्या मेरी भतीजी पसंद नहीं आई आपको दीपक के लिए? अरे क्या कमी है, पढ़ी लिखी है, बोलने चालने में अच्छी है, आप लोगों के घर आ जाएगी तो घर को संवार ही देगी। अरे मानती हूँ बहन, सब मानती हूँ, लेकिन दीपक को कौन समझाए। मानता ही नहीं शादी के लिए, कहता है सौतेली माँ नहीं लाएगा अपनी दिशा के लिए। अरे दिशा के लिए ही तो माँ लाना जरूरी है, सारा दिन आप अकेली कैसे देखोगी। लेकिन बेचारी माँ करती भी तो क्या। पड़ोसन किसी भी हालत में अपनी भतीजी की शादी दीपक से करवाना चाहती थी। वो एक चाल चलती है। एक दिन दिशा जब बाहर खेल रही होती है तो वो चुपके से दिशा को अपने घर ले आती है और शाम तक कमरे में बंद रखती है। जब पूरे मोहल्ले में दिशा को लेकर ढूंढाई होती है तो धीरे से घर के पास छोड़ देती है। कहाँ थी मेरी बच्ची, पता है पापा कितने डर गए थे। लेकिन मासूम दिशा क्या बोलती, उसे तो अभी बोलना भी नहीं आता था। वो चुपचाप सामने खड़ी पड़ोसन चाची को देखने लगती है, जैसे बता रही हो कि यही तो थी जो मुझे अपने साथ लेकर गई थी। देख दीपक, तुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। तेरी माँ से नहीं देखी जाती है बच्ची, फिर तेरी माँ अब बूढ़ी भी तो हो गई है। मैंने कामिनी की फोटो दिखाई थी, लाखों में एक लड़की है, वो संभाल लेगी तेरी दिशा को अच्छे से। बोल तो बुला लूं मैं कल। दीपक कुछ नहीं बोलता, दिशा को गोद में लेकर अंदर चला जाता है। हाँ बहन, तू कल ही बुला ले अपनी भतीजी को। अरे कल को भगवान न करे अगर कुछ हो गया दिशा को तो मैं क्या करूंगी। चालाकी से ही सही, लेकिन दीपक की शादी कामिनी से हो जाती है।
कामिनी, जिसका मकसद ही बड़े घर की बहू बनना था, दिशा को देखती, प्यार भी करती, लेकिन सबके सामने, दिखावे के लिए, अकेले में। 2 साल की हो गई है, लेकिन खुद का खाना खुद से नहीं खा सकती। अब तो थाली ये पड़ी है, खाना है तो खा, नहीं तो मर। दिशा को अब कामिनी से डर लगने लगा। वो ना खाना खाती, ना बाहर खेलने जाती, सारा दिन दादी के पीछे छुपी रहती। माँ, दिशा तो दिन पर दिन पतली होती जा रही है, पता नहीं क्यों डरी डरी भी रहती है माँ। तू सही कहता था बेटा, सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। वैसे अब तो तेरा एक बेटा भी हो गया है, हो सकता है बहू उसी में व्यस्त रहती हो और दिशा को माँ का प्यार ना दे पा रही हो। धीरे धीरे दिशा बड़ी होती है। वो एक दिन कॉलेज में क्लास के बीच से ही निकल रही थी कि क्या बात है दिशा, माना तुम क्लास में फर्स्ट आती हो, लेकिन मैं इतना भी बुरा नहीं पढ़ाती कि तुम क्लास छोड़कर रोज भाग जाती हो। तभी क्लास की एक लड़की बोलती है, इसे घर जाकर अपने छोटे भाई के लिए खाना बनाना होता है और माँ के पैर भी दबाने होते हैं मैम। इसी शर्त पे तो इसे पढ़ाई करने की इजाजत मिली है। सभी जानते थे कि दिशा की माँ सौतेली है और वो उससे बहुत बुरा व्यवहार भी करती है। मुझे माफ कर दे दिशा, मैंने दूसरी शादी करके तेरे साथ बहुत बुरा किया है। कोई बात नहीं पापा, मेरे भाग्य में जो लिखा है वो तो होगा ही। ये लीजिए, दवा खा लीजिए। ओ पापा की परी, अरे खाना दे खाना। और क्या पापा, क्या बोल रहे थे आप इस चुड़ैल से कि माँ से शादी करके आपने बुरा किया? अरे एहसान मानो, एक शादीशुदा एक बच्ची के पिता से मेरी माँ ने शादी कर ली। शर्म नहीं आती अपने पिता से इस तरह से बात करते? तभी वहाँ कामिनी आ जाती है। हाँ, पैर में दर्द हो रहा है। ये लड़की यहाँ खड़ी होकर फिर भी महाभारत करवा रही है। अरे किसी रिक्शा वाले से शादी नहीं की तेरी मैंने। पढ़ा रही हूँ, खिला रही हूँ, झेल रही हूँ अपने घर में तुझे। पिता को कामिनी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। अपने बेटे को उठाओ और निकलो यहाँ से। हाय हाय, निकल जाऊं बेटा लेकर? जानती थी मैं ये दिन आएगा। तभी मैंने धोखे से तुमसे प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवा लिए थे और सारा कुछ अपने बेटे के नाम कर दिया है। अरे अब हम तुम दोनों बाप बेटी के साथ रहना ही नहीं है। निकलो इस घर से। जैसे ही बेटा माँ की बात सुनता है, क्या कहा? ये सारा कुछ मेरे नाम पर है? माँ अंदर जाकर प्रॉपर्टी के पेपर ले आती है। हाँ हाँ बेटा, सब कुछ तेरा है, सब कुछ। बेटा माँ से प्रॉपर्टी के पेपर लेकर कहता है, अरे निकलो अब सारे के सारे यहाँ से, घर खाली करो। अरे मैं भी तो यही कह रही हूँ इन लोगों से। अरे ओए, तुम भी निकलो। मैं कहाँ जाऊंगी बेटा? और मैंने ही तो तेरे नाम किया है सब कुछ धोखे से। अरे वही तो, धोखेबाज लोगों से मैं दूर ही रहता हूँ। पिता और बेटी घर से सामान लेकर जाने ही वाले होते हैं कि मुझे भी साथ ले चलिए, मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज, आप तो मेरे पति हैं, कहाँ छोड़कर जा रहे हैं? चलो हटो, हम लोगों को रास्ते पर ले आई हो और तुम्हें मैं साथ लेकर चलूं? कभी नहीं। रहने दीजिए ना पापा, वो कहाँ जाएंगी? चलिए माँ, हम जैसे भी रहेंगे साथ में ही रहेंगे। शुक्रिया बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, लेकिन तुमने फिर भी मेरे बारे में सोचा। मैं शर्मिंदा हूँ बेटी, मैंने ये घर। कोई बात नहीं माँ, ये घर तो हम लोग कानून के रास्ते से वापस ले ही लेंगे, लेकिन आप ठीक हो गई हो, इससे बढ़कर और क्या है। बस फिर क्या था, बेटी नौकरी करती है और किराए के मकान में माता पिता को रखती है, साथ ही कानूनी लड़ाई लड़ती है और एक दिन सभी को अपने घर वापस ले आती है। मानवी किचन में रात का खाना बना रही थी। तभी वो देखती है कि उसकी ननद सौम्या छोटे कपड़ों में रात के समय बाहर जा रही है। उसको इस तरह रात में बाहर जाता देखकर वो उससे कहती है, सौम्या, इतनी रात गई तुम कहाँ जा रही हो, वो भी ऐसे कपड़ों में? भाभी, जाहिर सी बात है, रात को ऐसे कपड़ों में जा रही हूँ तो किसी ऑफिस में नहीं जा रही होंगी। मेरी एक दोस्त का बर्थडे, वहीं जा रही हूँ। मम्मी को बोल दिया था पहले ही मैंने। वो तो ठीक है सौम्या, पर रात है और रात के समय ऐसे कपड़े सही नहीं है ना। आजकल का ज़माना कैसा है तुम जानती हो ना।
भाभी प्लीज, क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो आप? अरे पार्टी में सब ऐसे ही कपड़े पहनेंगे ना? नहीं, तुम बाहर ऐसे कपड़ों में कहीं नहीं जाओगी, बस बात यहीं खत्म। अगर तुम्हें पूरे कपड़े पहनकर बाहर जाना है तो तुम जा सकती हो, पर अगर तुम जिद पर अड़ी हो तो भूलो मत, मैं भी तुम्हारी भाभी हूँ। अपनी भाभी की बात सुनकर सौम्या को बेहद गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए अपनी माँ को आवाज लगाती है। मम्मी, मम्मी कहाँ हो? बाहर आओ, देखो भाभी को क्या कह रही है। सौम्या की आवाज सुनकर मानवी की सास और उसकी देवरानी मोनाली बाहर आते हैं। अरे क्या हो गया, क्यों इतना चिल्ला रही हो? मम्मी मैंने आपको बताया था ना कि मुझे आज पार्टी में जाना है। हाँ बताया तो था, क्यों क्या हो गया? फिर भाभी मुझे वहाँ जाने से मना क्यों कर रही है? सौम्या, मैं तुम्हें मना अब भी नहीं कर रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि तुम ऐसे कपड़े पहनकर कहीं भी नहीं जाओगी। देख रही हूँ माँ। अरे क्या देखूं, तेरी भाभी सही तो कह रही है। कपड़े तो देख तेरे क्या पहन रखा है। अगर तू ऐसे ही कपड़े पहनेगी तो कोई जरूरत नहीं है कहीं भी जाने की। पर माँ जी, ननद जी के इन कपड़ों में दिक्कत ही क्या है? अरे मैं भी शादी से पहले ऐसे कपड़े पहनती थी। देवरानी जी, अगर आप बीच में ना ही बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों ना बोलूं? ये घर जितना आपका है उतना मेरा भी है, इसलिए इस घर में बोलने का हक भी मेरा बराबर का है। हाँ तो बोलो, लेकिन वहाँ जहाँ तुम्हारी जरूरत है, समझी? माँ जी, रात ज्यादा हो गई है, अब सौम्या कहीं नहीं जाएगी। इसको बोलो यहाँ से अपने कमरे में चली जाए। मानवी तो वहाँ से चली जाती है, पर सौम्या अपनी माँ के कान भरने लगती है। आपने ना इसको कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिया है, तभी ये इतना बोल रही है। हाँ माँ जी, ननद जी बिल्कुल सही कह रही हैं। अरे एक बार अगर आप उसको डांट देंगी तो वो अपने आप लाइन पर आ जाएगी। तुम दोनों को नहीं लगता कि तुम दोनों को ज्यादा ही बोल रही हो? सौम्या वो तेरी भाभी है और बहू वो तेरी जेठानी है, साथ ही इस घर की बहू भी है, इसलिए मीठा बोलो उससे। वो आज इतना बोल रही है क्योंकि वो सही फैसले लेती है। थोड़ी स्ट्रिक्ट है तो क्या हुआ, पर उसने कभी भी घर का या घर के लोगों का बुरा नहीं सोचा। अब जाओ अपने अपने कमरे में। सविता भी वहां से चली जाती है और इस तरह सौम्या कहीं नहीं जा पाती। ऐसे ही समय गुजरता है और समय के साथ अब आए दिन दोनों देवरानी जेठानी में लड़ाई होने लगती है। ऐसे ही एक दिन मोनाली अपने पति के पॉकेट से पैसे निकाल रही होती है, तभी वहां मानवी अपने हाथों में चाय का कप लेकर आती है और अपनी देवरानी को चोरी करता पकड़ लेती है। देवरानी जी, आप देवर जी के पॉकेट से पैसे चुरा रही हैं? ये भगवान, ये क्या हो गया? इन्होंने मुझे पैसे निकालते हुए देख लिया, अब क्या करूं? कहीं इन्होंने सभी को सच बता दिया तो? नहीं नहीं नहीं, अभी मुझे दीदी को संभालना होगा। दीदी, वो क्या है ना, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है तो मैं ये पैसे निकाल रही हूँ। मोनाली ये बात बोल ही रही थी, तभी वहाँ पर मोनाली का पति अरुण आ जाता है। अरे भाभी, आप यहाँ? कोई काम था क्या? नहीं देवर जी, काम तो नहीं था, पर मैं बस आपकी और मोनाली के लिए चाय लेकर आई थी। पर जब यहाँ आई तो देखा कि दीदी ने देखा कि आप यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए दीदी मुझसे बात करने लगी। क्यों, है ना दीदी? हाँ, मोनाली सही कह रही है। खैर आप चाय पी लेना। इतना बोलकर मानवी वहाँ से चली जाती है और कुछ ही देर बाद मोनाली मानवी के पास जाती है। दीदी, आपसे कुछ बात करनी है, अगर आप मुझसे बात करना चाहे तो। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? भाभी, वो क्या है ना, मुझे पैसों की थोड़ी ज़रूरत थी, बस इसलिए मैंने इनकी पॉकेट से पैसे निकाल लिए। प्लीज़ दीदी, आप किसी को कुछ मत बताइएगा, अगर इन्हें ये बात पता चल गई तो। आप समझ रही हैं ना? हाँ हाँ मोनाली, मैं सब समझ रही हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी बस। मानवी का इतना शांत बिहेवियर देखकर मोनाली को हैरानी होती है और वो खुद से कहती है, दीदी इतनी आसानी से मान गई, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। खैर जो भी है, मेरे लिए तो अच्छा ही है। अरे क्या सोचने लग गई? नहीं बताऊंगी किसी को, कुछ भी चिंता मत करो। पर देखो, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बताओगी, ना कि इस तरह चोरी करोगी, ठीक है? मोनाली सर हिलाकर हाँ में जवाब देती है। मानवी के ऐसे नेचर को देखकर मोनाली अब समझ चुकी थी कि मानवी भले ही स्ट्रिक्ट है, पर वो दिल की बहुत साफ है। मोनाली को अब कुछ भी काम करवाना होता तो वो मानवी से प्यार से बात करती और काम निकलवा लेती। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ मोनाली मानवी से प्यार से बातें करने लगती है और उससे अपने सारे काम भी करवाती रहती है। ऐसे ही एक दिन मोनाली अपने कुछ दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बनाती है। दीदी, वो क्या है ना, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। एक्चुअली मैंने अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान किया है। मुझे लगा था अरुण मुझे पैसे दे देंगे, लेकिन उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया।
अब मैंने अपने दोस्तों से कह दिया है, मैं अपना प्लान कैंसिल भी नहीं कर सकती ना। अगर आप थोड़ी हेल्प कर देती तो। हाँ हाँ क्यों नहीं, बताओ कितने चाहिए। यही कुछ 2000 की समथिंग। तुम मुझे आधे घंटे का समय दो, मैं अभी देती हूँ। मानवी की बात सुनकर मोनाली के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो उसको वहाँ अकेला छोड़कर चली जाती है। कुछ देर बाद मानवी मोनाली के पास आती है। मोनाली, मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं, चेक कर लेना। अब आपने पैसे दे दिए तो वो आ ही गए होंगे ना दीदी। अच्छा चलती हूँ हाँ मैं। इस तरह मोनाली वहाँ से चली जाती है और मानवी एक मुस्कान देकर अपने कमरे में चली जाती है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ मोनाली आए दिन मानवी से पैसे लेती। ऐसे ही एक दिन मोनाली की माँ कविता उसके घर आती है। अरे माँ, आप आ गई। आपको पता है मैं आपका कब से वेट कर रही थी। अरे हाँ बाबा, मैं सब जानती हूँ। अच्छा अब बता, तुझे मुझसे ऐसी कौन सी बात करनी थी जो कॉल पे नहीं हो सकती? अरे माँ, मैं यहाँ नहीं बता सकती, अगर किसी ने कुछ सुन लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। आप फिलहाल के लिए मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। मोनाली बात कर ही रही थी तभी वहाँ मानवी और सुनीता आती है और उससे कहती है, अरे आंटी जी आप यहाँ। मोनाली, तुमने आंटी जी को कुछ खाने के लिए दिया या नहीं? हाँ हाँ दीदी, मैंने सब कुछ पूछ लिया। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप मेरे साथ कमरे में चलो ना। हाँ हाँ चलती हूँ ना बेटा। माँ बेटी दोनों अपने कमरे में जाती हैं। माँ, आपको पता है मेरी जेठानी कितनी बेवकूफ़ है। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी जेठानी इतनी बड़ी बेवकूफ़ है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। आपको पता है एक बार उसने मुझे अरुण के पॉकेट से पैसे निकालते हुए पकड़ लिया था। उसके बाद मुझे बोलती है, तुझे कभी भी पैसों की ज़रूरत है तो मुझे बता दियो, मैं दे दूंगी, पर चोरी ना करना। और माँ आप मानोगी नहीं, मुझे अब कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है ना तो मैं इनसे ही पैसे ले लेती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, हेल्प करती है। पर तुझे पता है कि वो पैसे कहाँ से लाती है? माँ इससे मुझे क्या मतलब, वो पैसे जहाँ कहीं से भी लाए, मुझे तो बस पैसे से मतलब है। अरे बेवकूफ़ वो नहीं बल्कि तू बेवकूफ़ है, क्योंकि वो किसी और से नहीं मुझसे पैसे लेती है। अगर तू मुझसे 1000 रुपये मांगती है तो वो मुझसे 2000 मांगती है। इसका मतलब यह है कि वो पैसे देने के साथ साथ कमीशन भी रखती है। तेरी वजह से तो मैं लुट गई पगली। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर मोनाली अपने सर पर हाथ रख लेती है। क्या? इसका मतलब वो मेरे साथ चालाकी कर रही थी? सच में तू इतनी बेवकूफ़ है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे तेरी जेठानी नहीं, तू बेवकूफ़ है जो अपनी जेठानी की चालाकी नहीं समझ पाई। पता नहीं कैसी औलाद जन्मी है मैंने। अपनी माँ की बात सुनकर मोनाली शांत रहती है तो वहीं दूर खड़ी मोनाली की सास ये सब देखती है और सीधा अपनी बड़ी बहू के पास जाती है। बहू, ये सही नहीं है, तू जो कर रही है बहुत गलत है। माँ जी, ऐसों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। आपको पता है उसने मेरे भोलेपन का फ़ायदा उठाया है, मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती। इस तरह मानवी अपनी देवरानी को सबक सिखाती है और अपनी देवरानी को ये बता देती है कि उसकी जेठानी बेवकूफ़ नहीं है। तो वहीं उसकी देवरानी को भी पता चल जाता है कि उसकी जेठानी तो उससे भी ज़्यादा तेज़ है। ये खानदानी हीरो का हार इतना बेशकीमती है, इसकी तो मैं अपनी जान से भी ज़्यादा हिफाजत करूँगी। और अब इसे मैं इस संदूक में सहज कर रख देती हूँ और ये लगा दिया इसे ताला। देवयानी जी के पास एक बहुत ही बेशकीमती और महंगा हीरो का हार था जिसे वो संदूक में बंद करके रख देती हैं। और ये सब उनकी दो बहुएं, बड़ी बहू कनिका और छोटी बहू सुरभि, जो कमरे के बाहर थी, वो छुपकर कमरे के अंदर झांककर देख लेती है। देखा, मैंने कहा था ना आपसे कनिका दीदी कि माँ जी के पास कोई ऐसा हार है जो बहुत ही कीमती है। अब आंखों देखी हो गई ना, अब तो विश्वास आ गया ना मेरी बातों पर। हाँ यार सुरभि, अब तो इस हार को हमें हर हाल में अपना बनाना ही होगा। एनीहाउ, सुरभि और कनिका दोनों भी जेठानी देवरानी के पति बहुत बड़े आदमी होते हैं और उनका एक काफ़ी बड़ा बिजनेस भी होता है। कनिका का पति सक्षम होता है और सुरभि का पति अगत्य। दोनों के पति उन्हें ढेर सारे पैसे देते। ये लो कनिका, ये पैसे रख लो। बस तुम्हें परसों ही मैंने पैसे दिए थे, लेकिन ये भी रख लो। थैंक यू सो मच सक्षम, यू आर द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। तो दूसरी तरफ सुरभि और अगत्य। सुरभि, ये पैसे तुम्हारे लिए,
पूरा शॉपिंग मॉल खरीद के ले आओ, जाओ। आप भी ना अगत से जी, कितना ख्याल रखती हो मेरा। जैसे ही पैसे मिलते हैं सुरभि और कनिका फौरन शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने चली जाती हैं और एक दूसरे को चैलेंजेस भी देती है। पूरे बाजार में हर जगह खरीदारी करती रहती और साथ ही साथ बाकी की सहेलियों को भी खूब जलाती रहती। इतने सब कुछ के बावजूद भी 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा की तरह उनकी नज़र सिर्फ और सिर्फ अपनी सास के हार पर होती है। माँ जी के हार को मुझे अपना बना कर ही रहना है। इसके लिए मुझे माँ जी के सामने चाशनी की तरह मीठा बनना होगा। वहीं दूसरी तरफ हार तो मेरा ही होगा, हार तुम्हारी हार होगी कनिका दीदी। आई एम सॉरी। लेकिन बात जब शान और शौकत की आती है ना, तब मैं सारे रिश्ते नाते भूल जाती हूँ, फिर वो चाहे कितने भी सगे क्यों ना हो। अपनी सास के हार को पाने के लिए दोनों बहुएं देवयानी को मक्खन लगाना शुरू करती हैं। माँ जी ये देखिए, आंखें फाड़ कर देखिए, अब मेरा मतलब है आंखें खोल कर देखिए, मैं क्या लेकर आई हूँ, आपका मन पसंदीदा शाही टुकड़ा। अरे वाह, आज सूरज कौन सी दिशा से उगा है जो तूने इतने टाइम बाद मेरी कोई पसंद की खाने की डिश बनाई है। ओफो माँ जी, शाही टुकड़ा तो है ही फीका। आप ना ये पंजाबी छोले भटूरे खाकर देखिए, ये लीजिए, इसकी सुगंध तो देखिए, आपके नाक से सीधा रूह में उतर जाएगी ये गर्मा गर्म भटूरों की और छोले की खुशबू। अरे कल मुही मेरा मुंह जलाने का इरादा है क्या? तो रख इसे। नो सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। वैसे बहुओं, आज तुम दोनों ने मेरा दिन बना दिया। एक तरफ छोले भटूरे और डेजर्ट में शाही टुकड़ा। वाह जी वाह, जीवन हो तो ऐसा। देवयानी खाना खाने लगती है और तभी कनिका देवयानी के घुटनों की मालिश करती है। सुरभि देवयानी की गर्दन और सर की। दोनों बहुएं दिन रात बस नॉन स्टॉप अपनी सास की सेवा में ही लगी रहती है। फिर काफ़ी हिचकिचाने के बाद आखिर कनिका देवयानी से सवाल कर ही देती है। अच्छा माँ जी, एक बात तो बताइए, वैसे तो हमारे घर में कहीं कोई ऐसा पुराना सा अजीब सा राजघरानों जैसा संदूक मैंने नहीं देखा। पूरे घर में कहीं नहीं है वैसा जैसा आपकी अलमारी में है। कल मैं आपकी अलमारी साफ कर रही थी ना, तो मैंने देखा उस संदूक को। क्या है उसमें, बताइए ना हमें। हाँ माँ जी, बताइए ना प्लीज़। अरे कनिका बहू, सुरभि बहू, उस संदूक में मेरा बेशकीमती खानदानी हीरो का हार है जिसे मैंने नाजुकी से संभाल कर रखा है। मैं अपने जीवन में चाहे कितने भी महंगे गहने क्यों ना पहन लूँ, लेकिन उस हार की मेरे ज़िंदगी में एक अलग ही जगह होगी और हमेशा भरपूर अहमियत होगी। मैं उसे कभी किसी को नहीं दूंगी। देवयानी की ये बात सुनकर कनिका और सुरभि के सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है और फिर वो दोनों बाद में आपस में मिलती हैं। तब क्या यार सुरभि, इतना गोल्डन चांस था, माँ जी आसानी से हमारे चंगुल में फंस जाती और वो हार हमारा होता। कनिका दीदी, वो हार था, सैंडविच नहीं जो 2 टुकड़ों में बांट दो। कुछ भी बोलती हो, अगर वो मिलता तो हम दोनों में से किसी एक को ही मिलता। हाँ ये भी तो है, मेरा दिमाग ना हैंग हो गया है। खैर अब जब बुढ़िया ने तय कर ही लिया है तो मेहनत करके कुछ फ़ायदा नहीं है। वो खानदानी कीमती हीरो का हार ना मेरा ना तुम्हारा होगा। चाहे 100 किलो पापड़ ही क्यों ना बेल लो, हम दोनों में से किसी का भी नहीं हो पाएगा। अब कनिका और सुरभि अपनी सास की हार को हासिल करने की जिद छोड़ देती हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है कि इतना सब कुछ करके भी सास तो अपना हार किसी भी हाल में किसी और को नहीं देने वाली, फिर चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। फिर एक रोज अचानक से अगत्य और सक्षम का इतना बड़ा बिजनेस डाउन हो जाता है और उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो दोनों भी अपनी बीवियों से कहते हैं, कनिका, तुम्हें जो मैंने रिसेंटली पैसे दिए थे ना, उन्हें वापस लौटा दो मुझे, और तुम्हारे जितने भी जेवरात हैं सब दे दो। हाँ सुरभि, तुम भी मुझे अपने सारे गहने और पैसे दे दो। हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। पूरा बिजनेस ग्राफ रातों रात ऊपर से नीचे गिर गया है। हमें अपने बिजनेस को बचाना होगा और हम दोनों के पास अब जितने भी जेवर और पैसे हैं उनमें और थोड़े बहुत पैसे जोड़कर मैं और सक्षम भाई, हम दोनों अपने बिजनेस को डूबने से बचा लेंगे। क्या? नो वे, मैं अपने गहने नहीं दूंगी। सक्षम, गिन चुन के बस 15-20 गहनों का सेट है मेरे पास,
और वो भी तुम मुझसे छीन लेना चाहते हो। और मेरे पास भी ज्यादा गहने नहीं है, और आए दिन किसी न किसी की बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट पार्टी, शादी, रिसेप्शन, इस फंक्शन में उस फंक्शन में गहनों को पहनकर जाना पड़ता है। अब जब तुम दोनों हमारे गहने ले जाओगे तो तुम्हारा डाउन वाला बिजनेस तो अप हो जाएगा और हमारी इज्जत आपसे डाउन हो जाएगी। और हाँ, मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं है, सारे पैसे तो मैंने खर्च कर दिए हैं। मैंने भी। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? मेरे प्यारे पतिदेव जी, आपकी याददाश्त अभी से ही कमजोर पड़ने लगी ये लगता है। अरे आप भूल गए क्या? आप ही ने कहा था ना कि पूरा शॉपिंग मॉल खरीद कर आना, और अब ये अजीबो गरीब शॉक्ड लुक्स दे रहे हो मुझे। अरे यार, मैंने तो वो मस्ती मजाक में बोला था। किस मिट्टी की बनी हो तुम? ओ कम ऑन, मैं कोई मूर्ति थोड़ी ना हूँ। व्हाटएवर। लेकिन कनिका, तुम तो इस घर की बड़ी बहू हो, सुरभि की जेठानी हो, उम्र और तजुर्बे में बड़ी हो। तुमने भी पैसे उड़ा दिए सारे? वाह, ग्रेट। आदर सत्कार करना चाहिए तुम लोगों का। बीवियां और बहुएं होकर भी अपने पास में 1 रुपया तक जोड़ कर नहीं रखती हो। घर गृहस्थी क्या जोड़ोगी फिर? सास देवयानी उन चारों की बातों को सुन लेती है और तुरंत अपना हीरो का हार लेकर हॉल में सबके पास आती है और सक्षम और अगत्य को वो हार देते हुए कहती है, सक्षम बेटा, अगत्य बेटा, ये लो, ये खानदानी हीरो का हार है, तुम इसे ले जाओ। नहीं माँ, अब ये कैसी बातें कर रही हैं? ये पुश्तैनी होगा और काफ़ी कीमती भी। हाँ माँ, इससे तो आपकी न जाने कितनी सारी इमोशनल यादें जुड़ी होंगी। माफ़ कीजिए माँ, हम आपका दिया हुआ हर कुछ हक से अपना सकते हैं, लेकिन ये हार नहीं। बेटा, इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी बिजनेस को बर्बाद होने से बचाना है, और माँ की दी हुई कोई भी चीज़ का मोल नहीं नापते। इसे मेरी ममता का एक अंश समझो और जाओ। इतने सालों से जो कंपनी खड़ी की है तुम दोनों ने मिलकर, अपना और अपने पापा का सपना जो पूरा किया है, उसे खत्म होने से बचा लो बच्चों। जी माँ, थैंक यू सो मच। वी लव यू। सक्षम और अगत्य उस हार को लेकर चले जाते हैं। तभी देवयानी अपनी दोनों बहुओं से कहती हैं, बहू, तुम्हें हर चीज़ हाथ में मिली है, हमेशा से ऐशो आराम में रही हो तुम दोनों। लेकिन अगर एक औरत पैसे जोड़ कर ना रखे तो फिर ऐसी बिन बुलाई मुसीबतों के वक्त कुछ नहीं हो पाता। देखा ना आज कैसे मेरे सहज कर रखे हुए हार के कारण मुसीबत टल गई। तुम्हें कोई नहीं कह रहा कि पैसे खर्च मत करो, अरे करो, बिंदास करो, लेकिन उनमें से 2 पैसे साइड में जोड़ कर भी रखो। हाँ माँ जी, आज सच में समझ गई कि मैं पागल से कितनी बड़ी भूल करती रहती थी। लेकिन अब नहीं, अब तो मैं पैसों को सोच समझ कर खर्च करूँगी और उन्हें जोड़ कर भी रखूँगी। मैं भी यही करूँगी। ऐसा करने से कभी भी किसी भी इमरजेंसी के दौरान वो पैसे काम आ सकते हैं।